हेलो दोस्तों, मैं देवेश कुमार चौधरी इतिहास विषय के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर है, राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय। जो 16वीं शताब्दी में जो राष्ट्रीय राजतंत्रों का जो उदय हुआ था वह किस प्रकार से हुआ था, यानी कौन कौन से ऐसे देश थे जिनका उदय हुआ। देखिए, जो 16वीं शताब्दी था, 16वीं शताब्दी पूरे यूरोप को दो भागों में बांटता है। यानी एक तरफ ऐसे देश थे जो शक्तिशाली थे, यानी जो नवीन शक्तिशाली राजतंत्र थे, और दूसरी तरफ यानी दक्षिण पूर्वी जो मध्य यूरोप था, उसमें ऐसे देश थे जो अभी विकास कर रहे थे, यानी शक्तिशाली बनने का प्रयास कर रहे थे। यानी जो वहाँ के राजतंत्रीय जो व्यवस्था थी वह पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं थी, यानी वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे थे और वहाँ के जो छोटे छोटे राज्य थे उन राज्यों में संघर्ष चल रहा था, और उन देशों ने किस प्रकार से अपने संघर्ष को आगे जारी रखा और एक शक्तिशाली राजतंत्र बनकर के उभरे। देखिए, जो 16वीं शताब्दी है उसमें स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्कॉटलैंड, यानी दो तरफ है। एक तरफ देखिए, दो पार्ट में बांटते हैं। एक तरफ आता है स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड और पुर्तगाल। देखिए, ये ऐसे देश थे जो शक्तिशाली राजतंत्र थे, यानी प्रभावशाली राजतंत्रों में इनकी गिनती होती थी, जो नवीन थे लेकिन शक्तिशाली थे। और दूसरी तरफ ऐसे राष्ट्र थे जो दक्षिणी पूर्वी जो मध्य यूरोप था, जो भी संघर्ष कर रहे थे, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जिन्होंने अपनी जो प्राचीन परंपराएं हैं उस परंपराओं को तोड़ करके अपने आप को व्यवस्थित किया और एक शक्तिशाली राजतंत्र बनने का प्रयास किया और आगे चल करके बन के उभरे। उनमें प्रमुख रूप से जर्मनी, इटली, बोहेमिया, जर्मनी, इटली, बोहेमिया, हंगरी, पोलैंड, स्वीडन, हंगरी, पोलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यानी ये लोग अभी प्रयास कर रहे थे शक्तिशाली राजतंत्र बनने का। यहां की व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपनी प्राचीन परंपराओं को तोड़ करके एक शक्तिशाली राजतंत्र बनने का प्रयास किया और आगे चल करके एक विकसित राजतंत्र बनने में यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों के मन में जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई और इन्होंने राष्ट्र को सब कुछ समझा। और इसमें जर्मनी, इटली जो ऐसे प्रमुख राष्ट्र थे जो आगे चल करके पूरे यूरोप के राजनीति में सबसे सक्रिय होते हैं, लेकिन ये पहले अविकसित थे, यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी। लेकिन राष्ट्रीय राजतंत्रों का जो उदय हुआ यहाँ पर, जिसमें 16वीं शताब्दी में पूरे यूरोप को दो भागों में बांटने का काम किया, लेकिन किस प्रकार से हुआ, यानी कौन कौन से ऐसे कारण थे जिससे राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ। तो उनमें प्रमुख रूप से है सामंतवाद का पतन। आप जानते हैं कि सामंतवाद था क्या, कैसे राजाओं पर सामंतों का प्रभाव था, लेकिन जैसे ही सामंतों का प्रभाव समाप्त होता है धीरे धीरे, तो उनके जगह राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय होता है, यानी राजाओं की शक्ति बढ़ने लगती है, और राजाओं की शक्ति बढ़ती है तो राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय होता है। दूसरा जो पॉइंट है यह है मध्यम वर्ग का उत्थान। देखिए, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, यही समाज में सबसे अधिक पढ़े लिखे वर्ग के लोग होते हैं। पूरे यूरोप में सबसे अधिक पढ़े लिखे वर्ग के लोग मध्यम वर्ग के लोग होते थे, लेकिन इनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, यानी केवल कुलीन वर्ग के लोगों को ही ऊंचे पदों पर रखा जाता था, योग्यता कोई आधार नहीं था।
लेकिन राष्ट्रीय राजतंत्रों का जो उदय हुआ उसमें योग्यता के आधार पर लोगों को रखने की व्यवस्था होने लगी और इसमें मध्यम वर्ग के लोगों का सबसे बड़ा योगदान है, जिसमें डॉक्टर, वकील, शिक्षक आते हैं। इन्हीं वर्ग के लोगों ने राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय किया और यही सबसे प्रमुख कारण सिद्ध हुए, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग ही सबसे अधिक होते हैं और समाज का नेतृत्व करने का काम भी यही लोग करते हैं। आगे चल करके जितनी भी क्रांतियां हुई, उन क्रांतियों में भी सबसे अधिक योगदान किसी का रहा है तो मध्यम वर्ग के लोगों का ही रहा है। अगला है नवीन आविष्कार एवं खोज। देखिए, जो नवीन आविष्कार हुए जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्राएं की, ऐसे बारूदों का प्रयोग हुआ, यानी ऐसे ऐसे हथियार भी बने, ऐसे ऐसे खोजें हुई, समुद्री नाविकों ने दूसरे देशों की खोज की यानी यात्राएं की, तो उसके माध्यम से व्यापार को माध्यम बनाया गया आगे बढ़ने का, और व्यापार को आगे बढ़ने का माध्यम बना करके ही राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ। केवल पहले जो राष्ट्र थे पहले कृषि पर ही डिपेंड होते थे, खेती ही सब कुछ होती थी, लेकिन नवीन आविष्कार होने से ये सभी लोग अब व्यापारी हो गए और विश्व के कई देशों में व्यापार करने लगे, जहां से जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार धीरे धीरे होने लगी और इस तरीके से राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ। अगला जो है पोपशाही की अवनति। देखिए, पोपशाही का था क्या? देखिए, जो चर्च का पोप होता था वह पोप सबसे अधिक प्रभावशाली होता था और चर्च पर उसी का अधिकार होता था। जो राजा होते थे, राजा केवल नाम मात्र का होता था, जबकि पोप ही सब कुछ होता था, यानी पोप के प्रभाव में राजा काम करता था। कहीं ना कहीं राजा को डर लगता था कि अगर हम ऐसा काम करते हैं जिससे पोप नाराज हो जाता है तो वह धार्मिक रूप से लोगों को भड़काने का काम करेगा, जिससे हमारे राजतंत्र का पतन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय होता है, यानी कहने का मतलब जैसे सामंतवाद का पतन होता है, जैसे धर्म सुधार आंदोलन होता है, जैसे नई नई चीजें आती हैं, इससे क्या होता है, पोपशाही का पतन हो जाता है धीरे धीरे, और जो उसका प्रभाव राजतंत्र पे होता है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, यानी राजा की शक्ति बढ़ने लगती है। जब राजा की शक्ति बढ़ती है तो राजा क्या करता है, राष्ट्रीय राजतंत्रों का जो उदय होता है, यानी पूरे देश को संगठित करके अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करता है, और यही राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय होता है, जिससे पूरे यूरोप में हम देखेंगे आगे चल करके कैसे चेंजिंग होता है, किस प्रकार से व्यवस्थाएं बदलती हैं, और आने वाले समय में स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली कैसे यूरोप के राजनीति में अपनी सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।